मेमोरी बहुत कमज़ोर है और समय के बारे में मैं कई बार बहुत भूल करता हूँ। मैं खोज नहीं पा रहा, तो जो देर हुई आने में उसकी वजह से यही थी, मैं भूल गया था कि है कहाँ पे है। तो बहुत खुशी हो रही है। और जो विषय दिया गया है भाषा और समाज, तो मुझे लगता है कि एक किताब है बहुत मशहूर हिंदी में, और हिंदी में बहुत कम किताबें हैं, लेकिन जो पहली किताब है जो बहुत ही मानी जाने वाली किताब है, उसके वो लेखक हैं जिनको दिल्ली ने कभी ठीक से समझा नहीं। उनका नाम था डॉक्टर रामविलास शर्मा, और किताब का नाम है भाषा और समाज, लैंग्वेज इन सोसाइटी। हम लोग थोड़े से बाइलिंगुअल रहे हैं, पढ़ते रहे हैं दूसरी भाषाओं की भी किताबें जो भाषा विज्ञान पर थी, तो पढ़ाई तो बहुत की थी, लेकिन जब उनको पढ़ा तो पहली बार लगा कि नहीं, कुछ लोग हैं जो हिंदी के बारे में सोच रहे हैं। मैं उन्हीं की एक कोटेशन जो मुझे जितनी याद है वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। उनका यही कहना था, वही जो मशहूर कहावत है अंग्रेजी की कि मैन, उसको वुमेन भी कर लीजिए, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो सब कुछ के बावजूद हम कहीं ना कहीं सामाजिक पशु ही हैं, जानवर ही। और जो चीज़ हमको जानवर होने से अलग करती है वो भाषा है। और भाषा वो भाषा जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, एक विकसित भाषा। हिंदी, अंग्रेजी और दुनिया की बहुत सारी भाषाएं जिस रूप में भी हैं वो विकसित भाषाएं हैं, डेवलप्ड लैंग्वेज। एक लंबे एवोल्यूशन के बाद वो हासिल हुई हैं। तो उनका कहना था रामविलास शर्मा जी का कि वो आपका कॉन्शियंस है, चेतना है। जितनी चेतना को आप नीचे लेते जाएंगे उतनी आप बेस्टियलिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे और पशु होते जाएंगे। तो ऐसे समय में जब हम आज ये बात कर रहे हैं कि भाषा और समाज दोनों बड़े जोखिम भरे विषय हैं। अगर आप समाज के बारे में बात करें तो आप देख ही रहे हैं, बल्कि परसों मैं बात कर रहा था कि एक बंगाली के लेखक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, और उनकी 4 वाली किताबें आ रही हैं। तो अब इतने बूढ़े हो गए, मुझसे भी शायद ज़्यादा उम्र के हैं, तो कम आते जाते हैं। उन्होंने लंबी बातें शुरू कर दी। उन्होंने कहा मैं बहुत याद करता हूँ आपको। मैंने कहा क्यों याद करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी किताबों की जानकारी मुझे मिली जो मुझे पहले मैंने नहीं पढ़ी थी, जब मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा उनमें से क्या याद है? तो उन्होंने जो पहली किताब बताई वो थी एलिस इन वंडरलैंड। तो मैंने कहा वो क्यों याद है? बोले मैं आज का माहौल देखता हूँ तो मुझे वही किताब बार बार याद आती है। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आपको याद है ना कि एलिस जो है वे टाइम मशीन, टाइम शटल में बैठती है और वो कहती है कि हमने पास्ट को जॉइन कर दिया और हमने फ्यूचर को भी जॉइन कर दिया। अब हम बैठे हैं इसमें, हम क्या सवाल पूछें अपने बगल वाले से जो को ट्रैवलर है, उससे क्या सवाल पूछें? जवाब बड़ा मुश्किल है। तो जवाब ये है कि घड़ी देखना कितना टाइम हुआ है, क्योंकि फ्यूचर नहीं है, पास भी गया तो आप आज में हैं। तो हम लोग इस समय में हैं आज, उस समय हम भाषा और समाज के बारे में अगर बात करेंगे तो मैं अगर एक लेखक के नाते बताऊं तो मुझे बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। क्योंकि समाज जिसको हम कहते थे, हमने पहले से पढ़ना शुरू किया कि समाज है नहीं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बनाया गया। क्योंकि मल्टीपल सोसाइटी में इतने समाज स्कूल सेंटर में जितने लोग बैठे हुए हैं, ये हम लोगों का अपना, कुछ लोगों का समाज है जिसके बीच हम एक दूसरे को एडजस्ट करना है। मार्केट समाज बनाता है, आप मान के चलो, मार्केट आपकी किताबें पहुंचा देगा लेकिन समाज नहीं बनाएगा। और ऐसे हम लोग कई बार हुए। एक बार मैं जा रहा था यूनिवर्सिटी में, उस दिन मैच चल रहा था भारत और पाकिस्तान का। सारे लोग, जितने लोग मेरे पास से ट्रांजिस्टर जमाने में चलता था, जितने लोग थे सब चीज़ सुनने के लिए आ गए। और जब हम यूनिवर्सिटी पहुँचे, यही विषय, और उसमें स्टूडेंट्स थे, कुछ स्कूल के बच्चे थे और बाकी हम लेकर लोग थे, और हमको बोलना था भारत, भाषा और समाज पर। तो मैंने कहा वो समाज ज़्यादा बड़ा था जो स्पोर्ट्स वाला था, उसमें इतने सारे लोग थे, इतनी भीड़ थी,
और यहाँ पर तो लाके बिता दिए गए हैं। और जो लेखक बोल रहा है वो यूँ बोल रहा है जैसे मोहनजोदड़ो के टाइम में कोई एक छोटा सा नगर रहा हो, सत्ता थी, उसको एड्रेस कर रहा हो। तो ये मुझे हमेशा लगा करता है कि हम समाज के बारे में फिलहाल उतना न सोचें। और अभी मैं जिक्र कर रहा था, हमारे साथ बैठी हुई थी वंदना राज जी थी और नीता जी थी। मैं कह रहा था इस समय पे एक आजकल बहुत सारे वो चल रहे हैं ना, मास्टर क्लासेस जो दे रहे हैं। एक नोम चॉम्स्की वाला जो ग्रुप है उसने शुरू किया हुआ है। तो 90-95 साल का व्यक्ति जो देख रहा है, जो कहीं नहीं जा पा रहा है, बोरखेस ऐसे ही कहीं नहीं जाते जाते, तो वो समाज के बारे में क्या सोचेगा, वो रियलिटी के बारे में क्या सोचेगा। ये कहा मैंने तो बहुत पहले से कहना शुरू किया कि ये कुछ चीजें जो आप मान के चलते हैं कि हैं, वो क्या उनको आप सचमुच आप जानते हैं, देखा है कभी। जैसे समाज, जैसे जनता, पीपल, जैसे रियलिटी, यथार्थ, उनको क्या आपने देखा है? आपने नहीं देखा, आपने वो देखा है जो आपके साथ घटित हुआ है। तो उस मास्टर क्लास का ये मकसद है कि अपने बारे में सोचिए। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने टाइम के बारे में सोचेंगे और आपके साथ जो हो रहा है उसके बारे में सोचेंगे, तो शायद आप सोसाइटी के बारे में, अपने टाइम के बारे में ज़्यादा दूर तक जाएंगे। और अगर आप कोई हवागार्ड बन के या कोई मसीहा बन के, ऐसे बहुत लोग हैं, वो देख रहे हैं आप कि वो किस तरह का समाज बना रहे हैं और उसका असर क्या पड़ रहा है। तो ये लगता है ऐसे भ्रम ये मेगलोमैनिया होते हैं। फिल्में ये कहा गया कि अब फिल्म जो है ये समाज बनाएगी, और आप फिल्में देखिए, ज़्यादातर फिल्में वो बची हुई हैं जिन्होंने समाज के बारे में नहीं सोचा है, और जिन्होंने समाज के बारे में सोचा उन्होंने भाषा को कितना भ्रष्ट किया, आप उसके नतीजे देख रहे हैं। लोग क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, माफियाँ मांग रहे हैं, और उन चीज़ों का कह रहे हैं कि जो समाज की जो बोली है, भाषा है, वही लाएंगे इसमें। तो समाज से आप प्रभावित हो रहे हैं, समाज को कुछ दे नहीं रहे हैं, समाज से आप इन्फेक्टेड हैं। तो कहा जाता है, मेरी कविता भी है, मैं लेके नहीं आया, कि लेखक की सबसे बड़ी ताकत है, जिसको ऑथर कहते हैं, वो समाज बनाता है। गालिब ने अपना एक समाज बनाया, गांधी ने अपना एक समाज बनाया, अच्छे कवियों लेखकों का अभ्यास करिए, वो अपना समाज बनाते हैं, समाज उन्हें नहीं बनाता है। तो लैंग्वेज इज नॉट ए सोशल प्रोडक्ट ओनली, सिर्फ सामाजिक उत्पादन नहीं है ये। लेखन भी समाज, आप ऑथर किसको मानते हैं? जैसे रोना बात कहते थे कि ऑथर होता है जिसकी लैंग्वेज में अथॉरिटी होती है, वही होता है ऑथर। अथॉरिटी किसकी थी? अथॉरिटी सारे प्रॉफिट्स की थी। और आप याद करिए, चाहे कृष्ण को लीजिए, क्राइस्ट को लीजिए, प्रॉफिट मोहम्मद को लीजिए, सब ऑथर्स थे। ये साइंस के पहले थे, रेशनैलिटी नहीं थी। और उन्होंने जो भाषा पे अथॉरिटी बनाई, उसी से ऑथर बना हुआ। तो कहता था कि हर ऑथर अगर ऑथर है तो वो प्रॉफिट है, तो वो अथॉरिटी नहीं रही। और टेक्नोलॉजी हमेशा सुख तो देती है, ये मान के चलें, लेकिन वो रिड्यूस भी करती है, छोटा बनाती है। और हम इतने छोटे हो गए, आप एक ऐप देखिए और आप अलग अलग हो गए। तो ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल ग्रोथ का कोई बैरोमीटर नहीं है। आप नाप नहीं सकते कि हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं तो हमारा समाज भी उतना ही ज़्यादा एडवांस्ड हो, या हमारा लिटरेचर भी है, जो हमारे क्रिएटिव आउटपुट्स हैं वो भी उतने ही एडवांस होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कभी कभी आपको कई फ्रंट्स को देखना पड़ता है, और तब आप देखेंगे जब आप अपने बारे में सोचेंगे कि मेरी क्या हालत है। कोई ऐसा समाज जहाँ कोई बच्ची सुरक्षित न रहे, कोई वृद्ध ओल्ड वो कहीं सुरक्षित न रहे, जो वल्नरेबल है उसकी जिंदगी जीना मुहाल है। और आप फिल्म भी ऐसे लेके आए जो उसको, और मैं क्या कहूँ उसको, हाँ, जो नॉन रिप्रेजेंटेशनल प्रेजेंटेशन है, जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए उनको आप प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे इसमें बहुत लंबी डिबेट चली, आपको याद होगा, ये पहले की बात है जब ये इराक में इन्वेजन वगैरह हुआ था, तो जर्नलिस्ट को, किसी को भी जो दूसरा हो उसको पकड़े और दिखाया जाता था कि यूँ किया ऐसे। और
गर्दन अलग हो गई, वर्चुअली फिजिकली इतना सेंसस ढंग से कि आप टहल जाते थे। तो क्या ये जो नॉन रिप्रेजेंटेशनल प्रेजेंटेशन क्या ये होना चाहिए, चाहे वो भाषा में हो और या चाहे वो जो विजुअल फॉर्म्स हैं उनमें हो? तो हम लोग यहाँ से सोचना शुरू करते हैं। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आज आप सब के आप तो बहुत नई पीढ़ी के हैं, आप आज के समय से जो हमने तो फ्यूचर ब्लॉक कर रखा है, जाम कर रखा है, लेकिन आप तो फ्यूचर में जाएंगे तो आपके सामने जो चैलेंजेस होंगे वो ज़्यादा बड़े होंगे। तो हमारा तो बीत गया सब कुछ है ना, हमने तो जी लिया जैसे भी जीना था, लेकिन अब क्या करेंगे? हम तो ये सलाह देंगे कि अपने समय को जानने के लिए अपने आप को जानिए, और ये कोई ऐसा मॉब या ऐसा कोई गिरोह या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना करके अब नतीजे देखने, डेमोक्रेसी नहीं बची। डेमोक्रेसी जब आई थी तब की बात, कोई आमा को पढ़ी है उसके बाद की बात, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जो उसका आइडिया था। तो ऐसे समय में आपके पास सबसे ज़्यादा एक कहें कि संभावनाएं अपने आइडिया को लेकर आप आ सकते हैं, और उस आइडिया के साथ जो जुड़ेगा वो आपका अपना होगा, वही फ्रेटर्निटी बनेगी, वही आपका समाज बनेगा। हो सकता है वो 10 लोगों का समाज, हो सकता है वो 5 लोगों का समाज, हो सकता है वो सिर्फ 2 लोगों का समाज, या यह भी हो सकता है जैसे बोर्केस कहते थे कि वो अकेला ही रह गया बहुबोध की तरह। तो इसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है इस समय शायद थोड़ा सा है कि छप रही किताबें, मेरे पास रोज इतने फोन आते हैं, कोई कहानी मांगता है, कोई कविता मांगता है, कोई कहता है कि इंटरव्यू दे दीजिए, कोई कुछ और कहता है, और फिर घर में जो इन्फ्लक्स है कागज का, वर्ड्स का, लैंग्वेजेस का, किताबों का, और फिर आपको ब्लर्ब लिखना है। तो अगर आप ईमानदार हैं तो कहें नहीं सर 5 लाइन लिख दीजिए, बस 3 सेंटेंस लिख दीजिए, और उसको नहीं पता कि 3 सेंटेंस लिखने के लिए 3 हफ्ते चले गए या 3 महीने गुजर गए हैं। तो ये जीवन ब्लर्ब लिखने के लिए तो नहीं बना है, और यह जीवन जो है वो किताबें की जो अंबार है हर शब्द पढ़ने के लिए तो नहीं बना है, क्योंकि हर शब्द की एक अपनी अलग सत्ता होती है, अपनी दुनिया होती है। तो एक तो बहुत अधिक प्रोडक्शन करने से, कागज को बर्बाद करने से, पेड़ों को कटवा देने से, है ना, एक तरफ हल्ला मचाते हैं कि लोमड़ी का घर है, हिरण का घर है, आप जंगल को मत कटवाइए, प्रोटेस्ट करते हैं। तो जब आप इतनी किताबें लिख रहे हैं, हफ्ते में आप 50 किताबें आ गई हैं, तो आप तो उसके पार्टी, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ पर पेपर मिल बना है दुनिया का, एशिया का सबसे बड़े पेपर मिल से एक है, और जो एफॉरेस्टेशन हुआ वो हम जानते हैं, वन्य प्राणी कहाँ गए, पेड़ नहीं गए। और क्या होता है कि जो इंडिजिनस पेड़ होते हैं, भारत देशज पेड़, उनको एक पेड़ को शाल बन, आप जानते होंगे, बुद्ध का शाल भंजी का प्रतिमा जानते होंगे, और शाल में वहां से लेकर के और उड़ीसा और उधर जाएंगे तो उत्तर तक फैला होगा। शाल को हमारे यहाँ बोलते हैं सरई, और अकाल के दिनों में उसके फूल का जो बीज होता है वो चावल की तरह होता है, लोग खाते थे उसको। फिर सरई के नीचे इतने सारे पौधे और उगाते थे, वो सब शेल्टर्स तैयार होते थे। अब सरई यानी शाल के एक पेड़ को ग्रो होने में 80 साल लगे, 80 ईयर्स। अब 80 ईयर्स तो कोई कागज का कारखाना इंतजार नहीं करेगा। तो फिर ये फास्ट ग्रोइंग पेड़ लगाए गए, वाटर लेवल सक हो गया, जानवर कहाँ गए पता नहीं, ब्लेम कर दिया, कुछ हंटर्स थे उन्होंने मार डाला, या आदिवासियों ने, ऐसा कहीं नहीं। आदिवासियों से ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट गार्ड कोई नहीं होता, उनके यहाँ कोई फर्नीचर नहीं होता। अब इसी को देखिए, आप स्पोर्ट बुक सेंटर को देखिए, कितना सारा फर्नीचर है, वो जलाते नहीं है, इतनी लकड़ियां उनको मिल जाए। और वो अगर पेड़ को काटने जाते हैं तो बांस भी काटने जाते हैं, तो देखते हैं कि कौन सा बांस पूरी तरह से ग्रो कर चुका है, इसमें ग्रोथ नहीं बची, तो उसको काटते हैं। वो एक बढ़ते हुए बांस को नहीं काटेंगे। तो उनसे भी कुछ चीजें हमको, अब हम लोग इतना लेट हो गए, जो जिनकी हम आलोचना करते हैं कि ये पाश्चात्य संस्कृति है। मैं तो फॉर्चुनेटली उन राइटर्स में से हूँ जिनको बाहर जाने का बहुत मौका मिला, और मैं कह सकता हूँ आज गर्व के साथ, और इसको आप अन्यथा मत लीजिए, मैं शायद हिंदी का सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड राइटर हूँ। और जब कोई कहता है
कि आपकी लीडरशिप कितनी है। तो मैं कहता हूँ कि आप इंटीग्रल लीडरशिप देखिए जो वर्ल्ड ओवर लैंग्वेजेस में है और इंडियन लैंग्वेजेस में है। मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा कम ही होंगे जिनको आपने तमाम अवार्ड दे करके बहुत प्रमोट किया है, उनसे ज़्यादा होंगे। और किसी अनुवादक के पास मैंने अप्रोच नहीं किया। कुआं नहीं जाता है कि आओ पानी पी लो, जिसको प्यास लगे वो कुएं के पास आता है। तो कुछ ऐसा लिखे कि आप मैनेज ना करें, आपकी रचनाएं ऐसी हों कि कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा को कहीं से सुन करके आपके पास आए। इस तरह से आप ग्रो करें। तो मैं एक उदाहरण दे रहा था कि जिनको हम लोग आलोचना करते हैं पश्चिमी है। मैं एक आखिरी बात बता के मैं शायद समाप्त करूंगा। मेरे एक अनुवादक हैं, उनको आप सब जानते हैं, बहुत ही जाने भारत में रहे हैं, पीस कीपिंग फोर्सेज में रहे हैं, रेड क्रॉस में रहे हैं, कश्मीर में रहे हैं। भोजपुरी बढ़िया बोलते हैं, हिंदी बढ़िया बोलते हैं। बोलने लगेंगे तो लगेगा कि ये अमेरिकी है या हिंदुस्तानी। तो उनका घर जो उन्होंने बनाया, तो ये मान के चलें कि अध्यापक के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो शिकागो में एक लेन है, एक छोटा सा पार्क है जिसको कहते हैं डियरबॉर्न लेन। तो डियरबॉर्न जो है वो स्टेशन का नाम था किसी ज़माने में। उसको प्रिंटर्स लेन भी कहते हैं। सारे प्रिंटिंग प्रेस उसी लाइन में थे जहाँ से पुराने ज़माने की किताबें छपा करती थी, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी। अब वो एबंडन है, लेकिन प्रिंटर्स के जो घर थे वो वहाँ पर हैं। तो अजीबोगरीब घर होते हैं। घर क्या मतलब जो फैक्ट्री होती है, जो भी कि कहीं पर एसिड रखने बना हुआ है, कहीं पर कंपोजिटर्स का वो है, तो डिज़ाइन होती और उनको रिच डिज़ाइन करना। नीचे सेलर है, ढाखाना है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो ऐसा डिज़ाइन हुआ है वो कि उसको जाके लगता है कि जैसे आप किसी भूल भुलैया में आ गए हैं। तो उनको बुक शेल्फ बनाना था और एक अल्कार होता है, अकारी। तो कारपेंटर आया, मेरी बात सुन रहे हैं ना, मेरी दोस्त छोटी सी बात। कारपेंटर जैकेट पहने हुए था और सारे उसके टूल्स उसके जैकेट में ही। हम लोग शूटिंग में जाते हैं तो सब कुछ रखते हैं। तो शूटिंग भी चल रही है, तो कि आप अगर जाना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसने काम शुरू किया और देखते देखते उसने पूरा बुक शेल्फ बना दिया। 40 के आसपास उसकी एज रही होगी, 40 साल। और फिर वो अटार बनाने लगा। मैंने कहा इसमें कितना घंटा लगेगा? उसने कहा 4 घंटे या 5 घंटे। मैंने कहा हमारे यहाँ तो कारपेंटर आते हैं 3 महीने तक जाते ही नहीं होगा। ये ऐसा कैसे हुआ? तो इसको लगा कि कहीं बाहर। उसने पूछा कि कहाँ से हो? मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। तो बोला इंडिया तो मैं नहीं आया हूँ, लेकिन सिलोन आया हूँ। फिर बात खाने पीने पर जाहिर है कि होने ही लगती है। मैंने कहा क्या पसंद है? मैंने कहा मुझे वाइन बहुत पसंद है, ये तो अच्छी नहीं है यार। तो उसने कहा कि फिर नॉन वेज। तो उसने कहा कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको मिस करते हो, आपने नहीं खाया होगा? मैंने कहा कि जैसे मैंने हिरन नहीं खाया, 67 के बाद से किया। बोले मैं कल आपको खाता हूँ। अगले दिन वो इंसान लेके भेज के आ गया। तो मैंने कहा डियर, मैंने कहा ये कहाँ से? मैंने कहा मैंने शूट किया, हंट किया। मैंने कहा क्यों? कहता हमारे यहाँ आता है, हमारे अलाउड है। मैंने कहा कैसे अलाउड है? तो जो जानकारी मिली वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप मॉनिटर करते हैं और आप जानते हैं कि कौन प्रोडक्टिव एज में है, कौन नॉन प्रोडक्टिव एज में है। तो जो नॉन प्रोडक्टिव एज में तो उनको हंट आउट कर देते हैं, वो आपका हंटिंग जोन हो जाता है। और जहाँ पर प्रोडक्टिव एज है उनको आप खूब फीड देते हैं, उनको केयर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, वो डिसीज उनकी जाती। यही बात है। ये मत मानिए कि हमको यहाँ यही करना चाहिए था। नदियाँ खत्म कर डाली, जंगल खत्म कर डाले, कागज़ को पैदा किया, जानवरों को खत्म कर दिया। और आज आप देख रहे हैं कि 48 में जो ग्रीन था हमारा भारत, हमारी यही जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली। आप कल्पना के मैं 75 में आया था, भागा हुआ था। यहाँ है जेन्यू आया, बसेज नहीं चलती थी। और एक बाइक थी विभाकर आजाद के पास, वो थी वो राजदूत की छोटी सी बेबी मोटरसाइकिल, छोटे परिवार। उसकी 7-8 गर्लफ्रेंड्स थी, क्योंकि वही बाइक थी उसके पास। और आप जाके देखिए पार्किंग की जगह नहीं मिली। और कितना अच्छा लगता था कि आप सेक्टर 8 में उतरते हैं आरकेपुरम में, जहाँ संगम सिनेमा हुआ करता था, वहाँ से पैदल चलते हुए
और जेएनयू पहुँचते हैं। अब आप देखिए जाके वहाँ क्या हाल है। तो चीज़ें बदली हैं, समाज बदला है और भीड़। और ये मत सोचें कि दिल्ली की पॉपुलेशन उस समय 52 लाख थी, आज 2 करोड़ से ऊपर है। और कारों का अगर आप वो करेंगे तो ये तो बहुत पहले की बात है, 10 साल पहले। अगर सारी कारों को एक के पीछे एक खड़ा कर दिया जाए कि आगरा वगैरह सब पार हो जाएंगे और रोड जाम हो जाएगा, यानी दोनों तीनों में इतनी कारें। ऐसे समय में आप लिख रहे हैं और आप उम्मीद करें कि आप समाज के लिए लिख रहे हैं, पहले अपने बारे में लिखिए। तो मेरा फिर से वही है कि देखो, कहते थे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को मत देखो, छोटी छोटी चीज़ों को देखो। तो उन चीज़ों को देखिए और कोशिश करिए कि कोई अकेला लड़का या लड़की या बूढ़ा या बच्ची पढ़े आपको तो उसको लगे कि तो मेरे बारे में कुछ है इसमें। यह कोशिश होनी चाहिए। और उन्हीं की बात में समाप्त करता हूँ। गौतम सान्याल, बंगाली लेखक, उन्होंने कहा कि मुझे एक चीज़ हमेशा हॉन्ट करती है। मैंने उससे पूछा कि तुमको कौन सी चीज़ हॉन्ट करती रहती है हमेशा? कहे दादा, मुझको एक चीज़ हमेशा हॉन्ट करती है कि भाई मुझको चींटी ने काट दिया था और जहाँ पर नाखून जुड़ते हैं उस जगह पर काट दिया था। मैंने कहा इसमें क्या बात हुई? उसने कहा कि मैं इसको सोचूं काटा क्यों मुझे, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि उससे मुझे काट दिया। तो उनके दिमाग में कहीं वो अटक गई होगा। तो जब आप इस स्तर तक सोचने लग जाते हैं तब आपको लगता है कि बहुत छोटी सी बात बहुत बड़े परिणतियों की ओर, बहुत बड़ी रियलिटीज़ की ओर, एक फ्यूचर में जो होने वाली संभावनाएं उनकी ओर कोई इशारा कर देती हैं। तो यही कोशिश रहनी चाहिए। और समाज के बारे में बात करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। हमने तो फ्यूचर भी जाम कर दिया है और पास्ट भी जाम कर दिया है। आज के वक्त के बारे में, भाषा के बारे में और न समाज के बारे में बहुत बोलना, अगर बोलूँगा तो आप जानते हैं कि लेखक सबसे बड़ा विरोध होता है। मन की बात वो और होती जो कही जाती है। लेखक अगर अपने मन की बात कहेगा तो मुश्किलें बहुत आएंगी। धन्यवाद।